जय हिंद दोस्तों। मैं आनंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर्स करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए, तो एग्जाम डेट 9 मई 2022 का आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी मैथ्स का पूरा पेपर। तो ये है लेवल 6 का एग्जाम पूछा गया था और फर्स्ट शिफ्ट के सारे ही क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैं बता दूं, इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, तो आज यहाँ पे 12th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ अगेन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, मतलब सेलिंग प्राइस इतना है, तो दुकानदार इस पर 16% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, तो लाभ और हानि ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या दिया गया? अनुपात 5:3 अनुपात दिया गया है। ठीक, अब क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य दिया गया है इतना, विक्रय मूल्य इतना दिया गया है। अब विक्रय मूल्य आता कब है? जो अंकित मूल्य में छूट मिलता है वही तो विक्रय मूल्य बनता है ना। तो अंकित मूल्य में दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य कितना है? 5 है ना। हम इसको मान लेते हैं 500x। ठीक, 500x मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम छूट करेंगे। पहले दो क्रमिक 16% मतलब 84 और 20% मतलब कितनी छूट हुई? 80। ठीक है, बटे 100 गुणे 100। अब क्या करेंगे, अगर हम देखिए अंकित मूल्य में जो छूट मिला वही तो सेलिंग प्राइस बना, तो दो क्रमिक छूट के बाद कितनी सेलिंग प्राइस बनी? 3024 इज इक्वल्स टू 3024। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको सब काटेंगे। अब हम यहाँ पे मार काट मचाएंगे, पूरा एकदम बढ़िया मार काट मचा के पूरा एकदम काटेंगे। चलिए, जब सब कट जाएगा ना आपका, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 9 आ जाएगा। अब जब 9 आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे x बराबर जब 9 हो जाएगा, आपने क्या ना माना था? 500 माना था, इसको 300 मान लीजिए ना। तो पूछा क्या है? तो लाभ हानि पूछा है कि कितना है लाभ हानि, ये पूछा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना है? 3024 से रुपए में पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यही जो x है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ना 9 में, 9 3 जा 2700, तो कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस ना। तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और ये पे 10 में 7 गए 3 बचेगा, मतलब 324 रुपये का लाभ होगा। 324 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ इतना छोटा सा कागज़ लेकर के करी हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत लंबा, इतना छोटा सा कागज़ लिया और इसी में आपका इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नंबर 13 क्या करे, शमिता की वर्षगांठ 15 मार्च। देखिए शमिता की जो वर्षगांठ है, 1 मिनट, 15 मार्च को है। ठीक है, और रविवार के दिन है ना। अब कह रहे उसके पति, जो उनके पति हैं मिस्टर जी का वर्षगांठ क्या है? 31 मई को है ना। 31 मई को कौन है, और उस दिन कौन सा दिन है? तो पूछ रहा है जो उनके पति जी का वर्षगांठ है वो कौन से दिन पड़ेगा। इनका जो वर्षगांठ था वो तो रविवार के दिन पड़ा, लेकिन इनके जो पति जी हैं उनका वर्षगांठ कब पड़ेगा? तो चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मार्च में देखिए 15 मार्च को तो ये है, लेकिन मार्च के बाद कितने दिन बचे हैं? देखिए टोटल जो दिन होते हैं मार्च में वो 31 होते हैं ना। तो 31 में से अगर हम घटाएंगे तो 16 दिन आए, मतलब अगर हमें गिनना है ना भाई, गिनना है ना, तो हम गिनेंगे ना। तो मार्च में कितने दिन हो गए? 16 दिन। तो 16 दिन मार्च के हो गए। फिर अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। अच्छा, मार्च में 16 दिन बचे हैं ना, और अप्रैल में 30 दिन, और 31 मई। ठीक, 31 मई पूरा 31 मई लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आया 77। अब ये 77 आया, वो संख्या जो 7 से पूरी भाजित हो जाए। तो अब ये देखिए, ये 7 से पूरी डिवाइड हो रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 31 मई को भी रविवार होगा।
ये क्यों कह रही हूँ मैं 31 मई को रविवार होगा? देखिए देखिए अगर हम इसमें 7 ऐड कर देते हैं, 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तारीख बन जाएगी। इसका मतलब 22 तारीख को क्या था, 22 तारीख को रविवार था। अगर हम फिर 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब 29 को भी रविवार था ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम टोटल डेज जितने गिन लें, अगर वो 7 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं ना, पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, तब तो वही सेम डे आएगा। अगर यहाँ पे पूरी तरह विभाजित ना हो करके एक आध दिन एक्स्ट्रा बच जाता ना, यहाँ पे एक आध दिन मान लीजिए यहाँ 77 ना आके 78 आए होता, एक आध दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाता तो रविवार की जगह एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता, मंडे हो जाता इस दिन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई। और हाँ, एक चीज़ है, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप जो भी क्लासेस मैंने जीएस की दी हैं जाके उसको पढ़ लो यार, वो भला हो जाएगा आपका। कम से कम जो भी टॉपिक है एकदम मतलब एकदम अलग है ना, हटके है, पूरे यूट्यूब में इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया पूरा। अब जब आप देखोगे ना तभी आपको वहाँ पे समझ में आएगा। भाई यहाँ पे क्या ही बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि 3x + 2y = इतना है, y के बराबर इतना है, तो x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। x और y की जगह क्या आएगा। अब देखिए ये जो है ना, ये देखिए ये कुछ आपको फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, फॉर्मूला जैसे दिख रहा है ना, ऐसे देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - b², सॉरी प्लस, एक मिनट, -2ab। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यही फॉर्मूला तो हमें दिख रहा है, देखिए इसमें बैठाइए, ये फॉर्मूला दिखा कि नहीं दिखा, देखिए यहाँ पे ऐसे अभी दिखेगा, y² हो गया, ये +4 है ना, +2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है ना, -2 मल्टीप्लाई, और ए की जगह क्या है, y है, b की जगह क्या है, 2 है ना, मल्टीप्लाई 2 2 = 4y हुआ कि नहीं हुआ। तो अब दिख गया ना आपको। अब इसको क्या करना है, इसको हमें इतना बड़ा नहीं दिखाना है, तो हम दिखाने के लिए क्या आपको क्या करना है, a - b हो जाएगा, y - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा = 0। ठीक है, इसकी जगह आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको क्या करना है, ये करना है। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, 2, y तो 2 आ गया ना। अब क्या करेंगे, यही y2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे, मतलब 3x + 2y = 13 में हम वैल्यू रखेंगे y की 2, 3x + 2 × 2 = 13, 3x = 13 - 2 2 = 4 ना। अब यहाँ पे 3x = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 आ गया, मतलब कि कौन सा सेट बना, देखिए x की चीज़ें यहाँ इधर रहती हैं, y की चीज़ें इधर रहती हैं ना, तो 3, 2 ये सेट बन गया हमारा। 3, 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। देखिए एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु है, इसको एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है ना, ये शंकु रहा होगा, अर्धगोले के ऊपर रखा गया। शंकु के आधार की त्रिज्या, ये जो शंकु है इसके जो आधार की त्रिज्या है, ये आधार है ना नीचे, आधार की जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का क्या दिया गया है, डायमीटर पूरा दिया गया है ना, व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया। इसका मतलब जो इसका रेडियस होगा इसका आधा होगा ना, रेडियस आधा होगा, भाई डायमीटर का आधा रेडियस होगा, तो त्रिज्या कितनी हो गई, आधा ही हो गई। 12 का आधा क्या होता है, 6 ना। अब जबकि शंकु की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, सिर्फ और सिर्फ शंकु की बोल रहा है ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। अब कह रहे हैं कि यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में लागत 25 रुपये आती है, तो संयुक्त रूप से पेंट करने की लागत क्या आएगी। तो अगर इसको हम बाहरी रूप से ना, इसको हम क्या करते हैं, पृष्ठ को हम क्या करते हैं, अगर इसको हम पेंट कराते हैं तो पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने में 25 रुपये लगते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है कि ऊपर वाले का क्या क्षेत्रफल होगा, इस शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा ऊपर और इसका क्षेत्रफल क्या होगा नीचे, ठीक है, इसका कर्व्ड एरिया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो शंकु है इसका जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो कितना होगा। देखिए शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई आर एल, पाई आर एल हो जाएगा। अब यहाँ पे एल होता है ना, एल क्या है, एल हमको कैसे पता चले, ये 6 है, ये 8 है। तो अगर हम देखें तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखिए ट्रिपलेट हम क्या है 2 3 जा और 2 4, तो इसका मतलब ज़रूरी ये 5 होगा। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, सबको कट किया है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इसका मतलब L बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, यही ट्रिपलेट था, यहाँ पे ये ट्रिपलेट था। अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये वाला ट्रिपलेट हो गया 6 8 और 10 वाला, ठीक है। चले इससे क्या हो गया, L पता चल गया। अब हमको क्या, हमने क्या जाना है, हमने जाना है इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला तो इसी में लगा हुआ है ना, ये देखिए ऐसे लगा हुआ है। तो अब नीचे क्या है, नीचे जो है अर्धगोला है, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोले का, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्यों हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा ना कि कितने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना लागत लगेगा इसको पोताई लगवाने में। तो पाई यहाँ से हम कॉमन ले लिए। अब क्या, आर बचा, आर कितना है 6 है, ठीक है। एल कितना है, एल है 10 है, मल्टीप्लाई 10, अब प्लस 2 है, आर कितना है 6 है, 6 छंग कितना हुआ, हाँ यहाँ पे आर है ना, हाँ यहाँ पे आर है, और हमने क्या किया है, हमने आर को कॉमन नहीं लिया है ना, तो हम यहाँ पे आर को कॉमन अगर नहीं लिए हैं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 36 कर देते हैं, ठीक। अब चलिए अब क्या करना है, पाई हो गया, अब ये हो गया 60 प्लस 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 6 7, अब क्या करना है, पाई यहाँ पे 2 6 6 12 1 13 132 पाई। तो मतलब कि अब क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने में 25 रुपये लागत आती है ना। देखिए यहाँ पे पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपये लगता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25/पाई लगेगा, ठीक है। अब 32 पाई 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट करने में कितना लगेगा, 25/पाई मल्टीप्लाई 132 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 25 और 132 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 80 तो आ जाएगा, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2 32, मतलब 3200 रुपये लगेगा इसको पूरा पेंट करवाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे गलती नहीं करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का है, नीचे वाले का नहीं है, नीचे वाले का नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या है, क्योंकि नीचे अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अर्धगोले में भी ऊपर वाले का नहीं है, ये ऊपर वाले का नहीं है, क्योंकि भाई जुड़ा हुआ है ना, बाहर ही बाहर तो पेंट होगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप नए हो तो, और अगर पुराने हो तो भाई शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, और कमेंट करके पूछना कि क्या आपको क्लासेस में कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर मैं आपको दिक्कत जानूँगी तभी उस दिक्कत को मैं आगे सॉल्व करूँगी, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 16 पे क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 16 पे पूछ रहा है 5000 की कुल राशि से दानिश एक भाग को 12% साधारण ब्याज की दर से और दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है ना। तो इस दानिश के पास क्या है, प्रिंसिपल टोटल कितना है, मूलधन कितना है, इतना ही मूलधन है, 12,000 रुपये है, और इसका एक हिस्सा ये क्या कर रहा है, 12% की ब्याज से दर से निवेश कर रहा है, और एक हिस्सा क्या कर रहा है, 10% की ब्याज की दर से निवेश कर रहा है।
अच्छा, लेकिन 2 साल में जैसे एक साल मतलब कि एक हिस्सा जो 12% और दूसरा हिस्सा जो 10% दोनों को मिला दिया है अगर, तो कितना उसके पास टोटल ब्याज आ रहा है? टोटल ब्याज आ रहा है 10, 7, 2 इतना आ रहा है 2 वर्ष में इसका पूरा ब्याज। अब हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी, पीआरटी होता है ना, तो उसके पास अमाउंट कितना है? 5,000 है ना 5,000 कि नहीं है? और उसके बाद आर क्या कितना है? आर अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ लिखा भी नहीं है, और आर ही हमें पता भी करना है। देखिए पूरे पे क्या है? पूरे पे कितना उसको साधारण ब्याज आ रहा है? टोटल साधारण ब्याज इतना आ रहा है। कितना आ रहा है 2 साल पे? 1072। ये साधारण ब्याज क्या है? मतलब 12% पे जो निवेश किया रहा होगा उसमें जो साधारण ब्याज आया होगा वो, प्लस ये 10% पे जो राशि निवेश की होगी उस पे जो साधारण ब्याज आ रहा होगा वो, प्लस। ठीक है, मतलब दोनों का जो अलग अलग ब्याज आया है उन्हीं का ये सम है। तो उन्हीं का जब सम है तो दोनों ही जो राशि रही होगी वो टोटल तो 5,000 है ना, तो 5,000। ठीक, इस हिसाब इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अब क्या है ये टाइम? टाइम कितना है? टाइम 2 साल है ना, तो यहाँ पे टाइम 2 साल लिख देंगे बटा 100 कर देंगे। अब यहाँ से हमको रेट निकल जाएगा, तो रेट जब आप इसको सब काटे पीटेंगे ना तो आपके कितना आएगा? देखिए 10.72, इसको आप अच्छे से काट लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक, तो अब क्या है ये टोटल रेट लग गया, मतलब कुल राशि पे टोटल इतना रेट लग रहा है, कुल राशि पे इतना रेट लग रहा है। तो 10.72, उसके बाद यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ये 12 है और ये 10 है, तो 12% रेशियो और 10% का रेशियो निकालेंगे। कैसे? डिफरेंस निकालेंगे। जैसे इसका घटाएंगे ना तो कितना आएगा? 0.72, और इसका घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.28 आएगा। ठीक है, जब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ आ जाएगा 9:16। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई राशि जो 12% ब्याज की दर से निवेश की जाती है वो 5,000 का 9वां हिस्सा है। ठीक है, 5,000 का 9वां हिस्सा है ना। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो 12% है ना, ये देखिए यहाँ पे 12% वाली ही तो राशि पूछ रही है, तो ये 16:9 क्या आया? 16:9 को अगर हम ऐड करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 यूनिट बराबर ये टोटल राशि हो जाएगी, 5,000। ठीक है, अब 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5,000 बटे 25, और उसके बाद 9 यूनिट बराबर, क्योंकि ये 12% का पूछा है तो 9 यूनिट निकाल देंगे, तो 9 यूनिट का हो जाएगा, 9 यूनिट का हो जाएगा इतना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25 दूनी 50, 200, 1,800, तो 1,800 रुपये आ जाएगा हमारे पास। क्या आ गया है? 1,800 रुपये, 12% वाली राशि आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोले हैं? निम्न व्यंजन का मान निकालना है। तो ये एक व्यंजन दिया गया है, इसको आप बना लीजिए घर पे अपने चूल्हे में, बना के खाइए, मीठा लगेगा। ठीक है, मजाक कर रही हूँ। अब क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या होता है? हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है ना, डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड करेंगे अगर आप, तो डिवाइड क्या करेंगे? 4 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ गया, 0.8। अब यहाँ पे माइनस लगाए। अब पहले हम माइनस नहीं कर देंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है। हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, +2। ठीक है, अभी हम ये 1 छोड़ रहे हैं, चलिए लिख ही देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 8, 3 3 ज़ा 9 हो गया, पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 9 8 ज़ा 72, फिर -4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं। 1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस कर देंगे ना, ये देखिए, तो 2.8 -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8, 12 में से हट गया 4, 6, तो 8 8 जा 64, कितना हो जाएगा आगे? 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर के आगे माइनस है ना, तो माइनस लगाएंगे और उसके बाद घटा देंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, अपॉन 8। अब क्या होगा? अब 1 और माइनस माइनस कम मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 8 है,
और ये जो है ना हटेगा, नीचे आएगा 10, 2 5 10 ना। अब क्या हो गया, हाँ 1 + 8 5 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 41/40। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 41/40 आ रहा है। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, इसको आप चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो भी रीचेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका मेथड यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो बोर मत होइएगा आप लोग क्लास में, क्योंकि अगर आप जेन्युइन बच्चे होगे, जेन्युइन स्टूडेंट्स होगे, अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते होगे तो बोर नहीं होगे, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी, वरना ट्रेडिशनल मेथड तो रखा ही है करने के लिए। आपने 9th-10th में जो मेथड सीखा है, अगर वो मेथड आप लगाने लग गए ना तो फिर पेपर ही हो गया। तो आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए मैं कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे रही हूँ कोई चीज़, तो वो आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंड करना कर दूँ, मतलब उसको इतना ज़्यादा शॉर्ट कर दूँ कि आपको समझ में ही ना आए, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको समझाना है ना, बेसिक क्लियर करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या कह रहा है कि ये दिया गया है = z है ये। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं दी गई हैं, = z है, और z का मान पता करना है, इन चारों ऑप्शंस में से कुछ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना होता है। तो 14 4 56 होता है, तो 4 लिख दिया। 14 4 होता है ना, डिवाइड करने के बाद 4 आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और 2 का स्क्वायर है ना, 2 2 4। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आएगी ना, 16 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। चलिए हम यहाँ 16 लिख देते हैं डायरेक्ट। फिर माइनस, अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए डिवाइड रखा है ना, डिवाइड, तो हमें पहले डिवाइड करना है। तो 3 2 6 होता है ना, 3 2 6 होता है कि नहीं होता है, 2, तो 12 2 24, यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया, मतलब इतने को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, +10 इज इक्वल्स टू z। अब चलिए प्लस प्लस को ऐड करते हैं, 26 - 24, z बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, z बराबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंचते हैं। 19 पे पहुंचने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना भाई, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, थोड़ा इतना तो बनता है ना, और शेयर भी फटाफट कर देना। देखो अच्छी चीज़ों को शेयर करो, लोग ना गलत चीज़ों को बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, तो अच्छी चीज़ों को भी शेयर करिए। और आप स्टूडेंट्स हैं तो आपसे तो ऐसी उम्मीद है कि आप अच्छी चीज़ों को शेयर करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ हेलीकॉप्टर वाली बात, जिस बात को अगर आप मान लें तो सच में बहुत आगे जाएंगे। देखिए कैसे, आज मेहनत कर लीजिए कल आपका दिन होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल आपका दिन होगा, ये ज़माना जो आपको भला बुरा बोलता है वो कल आपका गुलाम होगा। गुलाम कैसे होगा, जैसे कुछ लोग हैं भाई, पैसों की ज़रूरत तो सबको पड़ती है कि नहीं पड़ती, पड़ती है ना, तो क्या करेंगे, आपके पीछे पीछे रहेंगे, भैया उधार दे दा ना। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये समाज की रियलिटी है। अगर आप कहीं जॉब करने लग जाते हैं तो आपसे आसपास के लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये रियलिटी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने आज मेहनत कर लिया, को घर के कमरे में, एक कोने में अगर आपने आपको बंद कर लिया, और सिर्फ बंद इसलिए नहीं कि लोगों से अलग होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को इसमें झोंक दिया, मेहनत कर लिया, तो कल आपका नाम होगा और ये ज़माना आपका गुलाम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नाम आपको फतेह करना है भाई, हमारे चैनल पे आए तो आपको अपने माँ बाप का नाम फतेह करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। मान लेते हैं 2 अंकों की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है, वो हमको पता है कि 10x + y होती है कि नहीं होती है। हम यहाँ पे 10x क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए 94 हुई
मान लीजिए कोई 2 अंक की संख्या 94 है, ऐसा एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसमें 90 होगा प्लस 4 होगा, इसका मतलब इसमें 9 होगा और यहाँ पे 10 होगा प्लस 4 होगा। और यहाँ पे 10 है ना, 10 तो हमको पता ही रहता है, और ये x, इसकी जगह x प्लस 4 भी नहीं पता है, तो हम इसकी जगह y, इसलिए हम 10x प्लस वाई मानते हैं। ठीक है, इतनी छोटी चीज़ मैंने आपको बताई, तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये 2 अंकों की संख्या है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का 1/7 भाग, तो 2 अंकों की संख्या का 1/7 भाग, चलिए 2 अंकों की संख्या पहले बना लेते हैं, 10x प्लस वाई, और इसका 1/7 भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। तो फिर से ये संख्या है, इस संख्या के आधे से 15 अगर हम इसमें घटा दें, 15 घटा दें तो ये वाली संख्या बन जाएगी ना। देखिए 1/7वां भाग जो है उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो ये इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के जो अंक हैं, अंक मतलब x और y हैं, इसके जोड़ क्या होंगे, x प्लस वाई के जोड़ क्या होंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे ना। 10x प्लस वाई अपॉन 7 माइनस 10x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ माइनस का 15 है, तो हम क्या करते हैं, चलिए आगे पीछे कर लेते हैं ना, आगे पीछे कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, चलिए 10x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 10x प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 15। ठीक, ऐसा कर लिया ना, आपस में माइनस कर लिया, यहाँ पे माइनस था तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 हो गया, 14 हो गया ना। 7 का मल्टीप्लाई 10x में करेंगे और इसमें करेंगे तो 70x प्लस 7y। 2 का मल्टीप्लाई 10x में करेंगे तो 20x, फिर 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो, और प्लस माइनस माइनस होता है, 2y इज इक्वल्स टू 15। चलिए अब क्या कह रहा है, अब हम 15 गुणे 14 बराबर कितना आ जाएगा, इधर से x को पहले देखते हैं, 70x माइनस 20 और कितना हो गया 50x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 7 में से 2 गए 5x हो जाएगा, 5y हो जाएगा, y है सॉरी। ठीक, तो 50x इतना बराबर इतना। अब इसमें 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 14 आ गया ना। अब क्या करेंगे, 5 3 ज़ा कितना होता है, अब यहाँ पे हाँ कितना 14 3 ज़ा कितना होता है 52 हो जाए। ठीक है, तो 10x प्लस वाई बराबर इतना, इसका मतलब जो हमारी संख्या है वो 52 है, इतना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी संख्या है वो 52 है, और ये 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50x प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका जो अंक है वो 5 और 2 है, 5 और 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 7 हो जाएगा, क्योंकि यही अंकों का योग ही तो पूछ रहा था ना। तो अंकों का योग कितना हो गया 7 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 7 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करना है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। प्रेक्षणों, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक को क्वेश्चन हम ऐसा नहीं कि अपने मन से इसमें डाल दिए, हम क्यों अपने मन से डालें, हम जब यहाँ पे PYQs आपको स्पेशल तरीके से स्पेशल टेक्निक से बताना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने मन से क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, और अपने मन से कभी नहीं डालेंगे, अगर हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे तो उसी बेसिस पे ही कराएंगे जिस बेसिस पे ये पूछता है NTPC। प्रेक्षणों 29 36 21 18 7 19 के का माध्य जो है इतना दिया गया है, और फिर एक अलग प्रेक्षण दिया गया है। देखिए 29 22 ये अलग प्रेक्षण है, P का जो बहुलक है वो 29 है। अब देखिए बहुलक इसका कितना है 29 है। अब P, ये जो P है और ये K है, इसको माइनस करने के पर क्या आएगा ये वैल्यू पता करनी है। देखिए ये आसान क्वेश्चन बहुत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए माध्य क्या होता है, माध्य हमेशा औसत होता है ना, माध्य हमेशा क्या होता है औसत होता है। तो कितनी संख्या दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8,
मतलब आप क्या करेंगे 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 19 प्लस के कितना 2k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इतना 21.25 और 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 8 ये योग हो गया। मतलब 8 संख्याओं का योग कितना होता है औसत गुणे उतनी संख्या। ठीक है, यहाँ पे 8। ठीक, ये अब दिख गया होगा आपको। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे। इन सबको जब आप ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा आपको पता है 130 आएगा। 130 प्लस 2k बराबर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा ना। अब 2 के बराबर हो जाएगा 170 माइनस तो 40 हो जाएगा। के बराबर 20 आ जाएगा। के की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब p माइनस के पता करना है तो p माइनस के में पहले p क्या होगा। p देखिए क्या होगा, यहाँ 29 है और कहीं 29 दिख नहीं रहा और बहुलक बताया है 29। बहुलक वही होता है जो बहुत ज़्यादा बार आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी आया होगा 29, यहाँ पे भी आया होगा 29, तभी तो बहुलक 29 बना होगा ना। तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या हुई 29, p की वैल्यू 29 ना और k की वैल्यू 20। तो p माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो माध्य होता है ना, माध्य ऐसे ही तो निकलता है भाई, सबको जोड़ दी होगी और जितनी संख्या जितने पद हैं बटे कर दिए होगे तब जो है माध्य आएगा। अब यही जो 8 है, यहाँ पे 8 है, ये जो 8 है यही ये सब संख्या को जोड़ दिए बटे 8 कर दिए तभी तो माध्य आया था। तो हम 8 क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। इस तरह से हमने क्या किया, के की वैल्यू पता कर ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास तो यहीं तक है और इससे भी पहले मैंने आपको जितने भी मैथ की क्लासेस कराई हैं उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। सारे ही एनटीपीसी के मैंने यूनिक क्लासेस कराई हैं और जीएस का भी है। तो जीएस का एकदम अलग मेथड है। यूट्यूब में ऐसा कभी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि यूट्यूब में जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जीएस के क्वेश्चंस अपडेट करके पढ़ाए हैं उस तरीके से किसी ने पढ़ाए होंगे। क्योंकि मेरे को एक PYQ में मुझे 2 दिन का टाइम लगता है पूरा। मैं उसको अच्छे से एनालिसिस करती हूँ, तब मैं उसके स्टैटिक जीको को भी इंक्लूड करती हूँ और अपडेटेड करंट अफेयर्स को भी करती हूँ। ठीक है, तो अगर इतना मेहनत मैं कर रही हूँ तो आपको भी मेहनत करना है। आपको उस जीके से नोट्स बनानी है, अपना अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, नाम को फतेह करना है। एक सीट आपकी होगी। ठीक है, तो एक सीट आपकी होगी। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फीडबैक क्या बताऊँ, लिख भी रही हूँ तो फिसल जा रहा है। फीडबैक। ठीक, चल ओके, बाय बाय, जय हिंद।